नमस्कार सभी दोस्तों को माइंडेड जी के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक। क्या होता है भूकंप, क्या नहीं होता है। दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंटों को इस टॉपिक को समझने में। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो आपको परेशान करते रहेंगे आने वाले फ्यूचर टाइम तक। तो आज मैं भूकंप टॉपिक का डर ख़त्म करने वाला हूँ। वो कैसे, वो भी ध्यान से देखते जाइए। क्या होता है भूकंप, क्या नहीं होता है। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, अब बात करते हैं। दोस्तों मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, ये आपकी 2 क्लास में बढ़ेगी। मेरा मतलब ये टॉपिक आपका 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। एक हम भारत का भूकंप क्षेत्र पढ़ेंगे और एक वर्ल्ड का भूकंप क्षेत्र पढ़ेंगे और हम कॉन्सेप्ट पर पहले काम करेंगे। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। भूकंप यानी भूमि का कांपना। और मैं कह रहा हूँ ऑल एग्जाम को टारगेट करके कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। भूमि का मेरा मतलब भू का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। ठीक है, और कंप का अर्थ अलग ही निकल रहा है, कांपना। ठीक है, कांपना। ठीक है, यानी भूमि का कांपना या पृथ्वी का कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूमि का कांपना ही क्या कहलाता है? भूमि का कांपना क्या कहलाता है आपका? भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूमि का कांपना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूमि का कांपना या भूमि में कंपन होना, भूमि में कंपन होना, भूमि में कंपन ही होना क्या कहलाता है आपका? भूमि में कंपन होना भूकंप कहलाता है। भूकंप कहलाता है। ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन किसकी? अर्थक्वेक की। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर प्रकाश लाइट ज़्यादा है, प्रकाश का चकाचौंध सा, इसलिए आपको क्लियर विजुअल दिख नहीं रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ये तो आपकी नॉर्मल डेफिनेशन हो गई जो आपकी गांव मोहल्ले की डेफिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं जो भूमि कांपती है वो कौन से पृथ्वी के पार्ट से कांपती है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर होती है तो उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। भूप्रॉपर्टी, मेंटल और कोर। तो हम यहाँ से निकालेंगे किसकी? भूकंप की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे भूकंप की परिभाषा। सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा भूकंप की परिभाषा। ठीक है, क्या रहेगा? भूकंप की परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है? डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक। इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर टॉपिक को हम अप्लाई करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने इस प्रकार से आपको इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर का एक टॉपिक पढ़ाया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मैंने एक टॉपिक क्लियर कराया था आपको इस प्रकार से। ठीक है, यदि हम पूरी पृथ्वी को गोल माने, यदि हम छोटा सा यानी रेडियस तक इसका पार्ट ले लें तो वहाँ से हमें इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर की जानकारी पता चल जाती है। ठीक है, तो मैंने इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला आपका होता है, वो होता है आपका क्रस्ट, जिसे हम क्या नाम देते हैं? भूप्रॉपर्टी यानी क्रस्ट। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का पहला भाग जहाँ से हमें भूकंप महसूस होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है आपका मेंटल। क्या आता है? मेंटल। इंग्लिश में भी मेंटल और हिंदी में भी इसे क्या कहेंगे? मेंटल। उसके बाद तीसरा आपका होता है कोर यानी केंद्रीय भाग। क्या होता है ये? केंद्रीय भाग। क्या होता है? केंद्रीय भाग, पृथ्वी का सबसे निचला भाग। ठीक है, ओके। अब दोस्तों जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो उत्पन्न होते हैं मेंटल भाग से। भूकंप का उत्पन्न होना, भूकंप का उत्पन्न कहाँ से होता है? भूकंप उत्पन्न कहाँ से होते हैं? मेंटल भाग से होते हैं। कहाँ से? मेंटल। मेंटल क्या है? क्रस्ट और कोर के मध्य का भाग। ठीक है, यहाँ से ही पता चलती है हमें, इसी भूकंप से पता चलती है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। वैसे 8 से 10 किलोमीटर तक ड्रिल पॉसिबल है, इससे ज़्यादा ड्रिल पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, और पृथ्वी की रेडियस कितनी है? पृथ्वी की रेडियस है 6371 या कभी कभी हम 1400। ठीक है, ये मान लेते हैं, यानी 6400 किलोमीटर हम मान लेते हैं। बट बात करें हमारे क्रस्ट की जो होती है वो जीरो से क्या होती है? 35 किलोमीटर होती है। मेरा मतलब जीरो से क्या होती है? 200 किलोमीटर होती है किसकी? क्रस्ट की गहराई। उसके बाद मेंटल की होती है 200 से 29 किलोमीटर। अब 200 से 29 किलोमीटर क्या ड्रिल पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
अब बिल्कुल नहीं है, तो हमारी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी कैसे मिलती है? वो मिलती है भूकंप उत्पन्न जो होता है, वो ही जानकारी देता है भाई साहब पृथ्वी में ये हालत हो रही है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें कोर की होती है 2900 से 6371, 2900 से 6371, ठीक है? कोई नहीं बताएगा आपको, मैं कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब को चैलेंज कर रहा हूँ, यदि आपको ऐसी क्लास मिल जाए ना, तो मुझे बता देना, नाम भी चेंज कर देना मेरा, ठीक है? पूरी ऐसी मतलब ऐसी क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मिल जाए, नाम बदल देना, ठीक है? अभी क्या है, शुरू हुई है, देखते जाना, ठीक है? क्या होती है 6371 किलोमीटर, ये होती है आपकी केंद्रीय भाग की, ठीक है? ओके, तो मैंने बता दिया आपका जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से होते हैं, मेंटल भाग से ही होते हैं, ठीक है? और पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी कौन देता है? अर्थक्वेक यानी भूकंप देता है। अब बात करेंगे हम भूकंप की परिभाषा यहीं से ही बनेगी, ठीक है? क्या बनेगी? यहीं से ही बनेगी, तो देखो, ठीक है? ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम। पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण, पृथ्वी के जो अंदर होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी का कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का भाग है, वहीं पर तो इंटरनल स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होगी, वहीं से तो भूकंप उत्पन्न होंगे, और उत्पन्न होंगे तो हमारी पृथ्वी ईजी सी बात है कांपेगी, यानी कंपन होंगे हमारी पृथ्वी में, कंपन होंगे तो भूकंप उत्पन्न होंगे, ठीक है? तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? पृथ्वी में, पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण, आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी का कांपना भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ओके, तो ये हो गई आपकी एकदम सटीक डेफिनेशन। पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी का कांपना ही भूकंप कहलाता है, ठीक है? क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब बात करते हैं जो हमारे भूकंप उत्पन्न होते हैं वो क्या प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों प्रकार से उत्पन्न होते हैं, या प्राकृतिक उत्पन्न होते हैं या अप्राकृतिक उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक और अप्राकृतिक का मतलब समझो पहले तो। प्राकृतिक जो नेचुरल होते हैं, जो कंडीशन अपने आप ही होती हैं, नेचुरल की हेल्प से ही होती हैं, यानी प्रकृति खुद ही करती है, कयामत फिर प्रकृति की ही होती है। और अप्राकृतिक जो होती हैं जो मानव करता है, मानव करता है, जो काम मानव करते हैं वो होती है आपकी मानव निर्मित यानी अप्राकृतिक, ये समझो सीधा सीधा, ठीक है? तो भूकंप दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। भूकंप दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, ठीक है? भूकंप कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं? दो प्रकार से। सबसे फर्स्ट होता है आपका प्राकृतिक, प्राकृतिक, और दूसरा होता है आपका अप्राकृतिक, अप्राकृतिक, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अप्राकृतिक, ठीक है? अब दोस्तों प्राकृतिक भूकंप कैसे उत्पन्न होंगे और अप्राकृतिक भूकंप कैसे उत्पन्न होंगे? तो दोस्तों आपको इजी सी बात पता होगी, हमारी पृथ्वी पर सभी प्रकार की एक्टिविटी होती रहती हैं, जैसे बांधों का रोकना, वॉल्केनिक एक्टिविटी का होना, किसका? वॉल्केनिक एक्टिविटी का होना, भूस्खलन होना, लैंड का स्लाइड होना, विस्फोट होना, न्यूक्लियर टेस्ट होना, टनल का निर्माण होना, पहाड़ों को काटना। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती हैं कुछ मानव द्वारा और कुछ प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा, तो ये दोनों कंडीशन होती हैं तभी हमारे भूकंप का निर्माण होता है। किसका होता है? भूकंप का निर्माण होता है। मैं डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डीप से पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, ऊपर ऊपर से कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक, सबसे पहले प्रकृति के हम जो प्रकृति के द्वारा नियम होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो प्रकृति कहती है कि जो पृथ्वी पर भूकंप उत्पन्न होते हैं वो एक तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के यानी ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, ठीक है? उसके बाद लैंड स्लाइड होना, ठीक है? लैंड स्लाइड होना,
ठीक है, लैंडस्लाइड। उसके बाद क्या होता है, तीसरा क्या होता है, ठीक है, तीसरा होता है आपका विस्फोट होना, विस्फोट होना, ठीक है, विस्फोट हो भी जाते हैं और कराए भी जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्राकृतिक, जो प्रकृति अपने आप करती है, जैसे ज्वालामुखी द्वारा, यानी ज्वालामुखी जब फटते हैं, ज्वालामुखी तो अपने आप ही तो फटते हैं वे। और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं मुझे कमेंट में बताएं, इस टॉपिक को मैं आगे लेकर आऊँगा। लैंडस्लाइड होना, जब हमारे चौमासे में, चौमासा आता है ना, तो बारिश ज़्यादा पड़ती है तो हमारे पहाड़ खिसक आते हैं, यानी जिसे कहते हैं भूमि भूमि स्खलन, यानी भूस्खलन, ठीक है, भूमि का फिसलना। विस्फोट होना, विस्फोट कुछ विस्फोट ऐसे भी होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं हम आग प्राकृतिक, जो मानव द्वारा होते हैं। बांध का रोकना, डैम का रोकना, बांध का रोकना, ठीक है, बांध को रोकना। अब बांध से क्या है, डैम को रोकना। देखो दोस्तों, डैम बहुत बड़े बड़े होते हैं, यदि हम डैमों को रोक देंगे तो वहाँ पर पानी का एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर पानी भी ज़्यादा क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी भी बैलेंस नहीं हो पाती है। जब हमारा पानी 71% है, जब हम डैमों को रोकेंगे तो ईजी सी बात है, वहाँ पर पानी इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, लाइट आएगी है, इसलिए थोड़ा और आपको क्लियर विजुअल दिख रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में कोयना नदी पर डैम है, ये कोयना माद है मेरे हिसाब से, नाम याद नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र में दिस है। तो वहाँ पर डैम रोकने से वहाँ पर ऐसा भूकंप आया था, बहुत सारा विनाश, बहुत सारा डेस्ट्रॉय हो गया था वहाँ पर, ठीक है। इसलिए बांध जो रोकते हैं तो ये मानव ही तो रोकते हैं बांध, इसलिए हम कहेंगे अप्राकृतिक, ठीक है, बांध का रोकना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। जब न्यूक्लियर टेस्ट कराए जाते हैं तो इससे भी क्या होता है, हमारा भूकंप आता है, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट। और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, तीसरा मुझे आप लिखेंगे, जो मानव के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। और बोर होता है एक, जो जमीन को फाड़ते हैं वो 1-2 किलोमीटर तक फट जाती है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। इसलिए आप इसको ही लिख लेना, इन पहले पॉइंटों को आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। मैं इसको रफ करने के लिए कुछ जुगाड़ लाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जुगाड़ भी आ चुका है, अपना क्या डेस्ट है, ठीक है, घर का बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, ओके। पृथ्वी की, मेरा मतलब भूकंप की परिभाषा, पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी का कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, ठीक है, ये मैंने आपको समझाई दिया, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ से, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है और भूकंप का मापन किससे होता है। भूकंप का मापन, सबसे पहला आता है आपका भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, और भूकंप का मापन, भूकंप का मापन किससे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन समझो, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भूकंप का अध्ययन, नाम से क्लियर हो रहा है, भूकंप का अध्ययन ये होता है सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ठीक है, क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी, ठीक है। और ये कहलाता है आपका सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। अब नाम से क्लियर कैसे करूं, मापन, इसमें शब्द आ रहा है मापन, मापन यानी ग्राफ, ग्राफ में तो मापन करते हैं हम, यानी कॉपी समझो आप, कॉपी में तो किसी चीज का मापन करते हैं, कितने किलो है, कितने किलो है, मापन करते हैं। अध्ययन, लॉजी, लॉजी, साइक्लोलॉजी, साइक्लोलॉजी। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इनको एक बार नोट करें आप, ठीक है, ओके। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनसे कौन सी एनर्जी निकलती है, वैसे बताते हैं इलास्टिक एनर्जी निकलती है। वैसे भूकंप जो उत्पन्न होते हैं उनसे निकलती है ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्वनि ऊर्जा निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, ध्वनि ऊर्जा। और कहीं कहीं पर हम इलास्टिक एनर्जी भी लिख देते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, यानी भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं।
भूकंपीय भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? कितने, अब इसमें फिजिक्स भी चलेगी, प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों भूकंपीय तरंगें आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की वो कौन कौन सी हैं उनके भी हम नाम देखते हैं। ध्यान से पूरा फोकस होना चाहिए इसी साइड में, ठीक है दोस्तों। भूकंपीय तरंगें हमारी 3 प्रकार की तो हो गई, उनके नाम होते हैं आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस, जिन्हें हम कहते हैं PSL। क्या कहते हैं? PSL। बगल में कुछ काम चल रहा है तो डिस्टरबेंस हो रहा होगा, उस पर ज़्यादा आप ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये होती है भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की। सबसे फर्स्ट होती है आपकी प्राथमिक तरंगें। क्या होती है? प्राथमिक तरंग। क्या होती है? प्राथमिक तरंगें, ठीक है। और दूसरी को कहते हैं हम द्वितीयक तरंगें। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगें। क्या होती है? द्वितीयक तरंगें। और तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है आपकी धरातलीय तरंगें। क्या होती है? धरातलीय तरंगें। क्या होती है? धरातलीय तरंगें, ठीक है, धरातलीय तरंगें, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, इन्हें कैसे कहते हैं हम? सरफेस वेव, सरफेस वेव, ठीक है। इंग्लिश में इनको कहते हैं हम सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। इनको कहते हैं हम प्राइमरी वेव्स, ठीक है। ओके, अब इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, और इनको कह देते हैं हम पी वेव्स, पी तरंगें, और इसको कह देते हैं हम एस तरंगें, और इसको कह देते हैं हम एल तरंगें, एल तरंगें। इसे हम लव वेव्स ही कहते हैं, लव वेव, ठीक है, यानी प्यार की तरंग। और तुम्हें पता है प्यार बहुत खतरनाक होता है। यदि प्यार बहुत खतरनाक होता है, क्या ये खतरनाक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है भाई साहब। लव वेव्स, नाम तो देखो, लव वेव्स, धरातलीय तरंगें, सरफेस वेव्स। लव वेव्स बहुत खतरनाक होती हैं और विनाशकारी भी होती हैं। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे हम इनको जानेंगे, कैसे नहीं जानेंगे, ठीक है। इतनी ये भी खतरनाक नहीं होती पी और एस जितनी ये होती है, तभी तो कहते हैं लव फव के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। कुछ नहीं रखा है, जिंदगी को बना लो, ठीक है। तो लव वेव्स इनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुंडली खोलेंगे पी की और एस की, फिर हम लव वेव पर जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं पी तरंग क्या होती है। पी तरंग क्या होती है, ठीक है। पहले हम पॉइंट डाल लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब पी तरंग की प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका माध्यम कैसा होता है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसका आयाम कितना होता है, सादृश्यता कितनी होती है, मतलब सब वेग और चाल सब देखेंगे, ठीक है। देखो, इस तरंग का वेव, इस तरंग की चाल, इस तरंग की चाल सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और सर्वाधिक होती है तो इसकी स्पीड भी तो पता होनी चाहिए, बिल्कुल। इसका जो ये तरंग है, इसकी चाल और वेव बहुत तेज होती है, और इसकी स्पीड होती है 80 किलोमीटर प्रति सेकंड। 80 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होती है? इसकी गति होती है। कौन सी तरंग की? पी वेव्स की। इनको नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, इनको पीछे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले हम पी तरंग को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट। तो पहला पॉइंट क्लियर। और दूसरा पॉइंट माध्यम, माध्यम की बात करें हम, माध्यम की, तो देखो, क्या ये पी वेव तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है? बिल्कुल, यानी ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। कौन सी वेव तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है? वो आपकी पी वेव गुजरती है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। और पी वेव की, पी वेव इस
तरंग इस तरंग की सर्वाधिक चाल कोर में होती है। कोर में। अब कोर क्या है? मैंने अभी बताया था पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये होता है पृथ्वी का कोर का हिस्सा, ये होता है आपका मेंटल का, और ये होता है भूप्रॉपर्टी का। ये होता है आपका क्रस्ट का, ये होता है आपका मेंटल का, और ये होता है आपका कोर का। कोर का निर्माण किससे होता है? नी से, यानी नी से निकिल, एफ से एफ ई, निकिल प्लस लोहा से। ठीक है, निकिल प्लस लोहा का निर्माण किससे होता है? कोर से। ठीक है, क्योंकि कोर से क्यों होता है? क्योंकि पी तरंग यहीं पर उत्पन्न होती है, और एस यहाँ पर होती है, और एल यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसलिए इस तरंग की सर्वाधिक चाल कोर में होगी। किस में होगी? कोर में। ओके, कंप्लीट। अब देखो आगे की तरफ क्या होता है। तो इस तरंग की सर्वाधिक चाल कोर में हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं आगे की तरफ। आवृत्ति सर्वाधिक होती है। क्या होती है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? सर्वाधिक। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यों? तो चलो फिजिक्स पर चलते हैं। किस पर? फिजिक्स पर। फिजिक्स क्या कहती है आपकी? आवृत्ति बराबर में फॉर्मूला होता है, आवृत्ति बराबर में कंपन बट्टा समय। कंपन बट्टा समय। ठीक है, ठीक है। देखो, यदि हमारी आवृत्ति सर्वाधिक बताई जा रही है तो कंपन भी सर्वाधिक होगा। जैसे हम, क्योंकि आवृत्ति डायरेक्ट समानुपाती किसके है? कंपन के है। प्रोपोर्शनली किसके है? कंपन के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। यदि आपकी आवृत्ति बढ़ाई जा रही है तो आपका कंपन भी बढ़ेगा। यदि आपकी आवृत्ति कम करी जा रही है तो आपका कंपन भी कम होगा। यदि आपकी आवृत्ति बढ़ाई जा रही है तो कंपन कम होगा, मेरा तो समय कम हो जाएगा। तभी तो कहते हैं उतनी स्पीड से भागेंगे आप उतना ही टाइम कम लगेगा। सपोज आप जा रहे हैं जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं भाई साहब आप, तो पहले आपकी स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति आवर, तो वहाँ तुम पहुँच रहे थे 2 घंटे में। ठीक है, फिर आपने स्पीड कर दी डबल इसकी 160 किलोमीटर प्रति आवर, तो आपको 1 घंटा टाइम लगेगा। अब टाइम कम हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो आवृत्ति अधिक है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, ये है आवृत्ति यानी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आवृत्ति सर्वाधिक और कंपन भी सर्वाधिक होगा। ठीक है, आवृत्ति सर्वाधिक तो कंपन सर्वाधिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 5वां पॉइंट आपकी दोस्तों, अब पी तरंगों की प्रकृति कैसी होगी? इन तरंगों की प्रकृति, इन तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। प्रकार की होती है। यदि हिंदी सही नहीं है तो इंग्लिश तो सही होगी कि होती है। इंग्लिश में कहते हैं इसे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, यानी अनुदैर्ध्य प्रकार की। अब अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? नाम शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अनु। ठीक है, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कणों का कंपन, कणों का कंपन प्लस में तरंगों का कंपन, तरंगों का कंपन समानांतर हो,
ये समानांतर यानी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट है सादृश्यता, यानी ये जो तरंगें होती हैं कैसी दिखाई देती हैं, ये दिखाई देती हैं ध्वनि तरंगों के समान। यह तरंगें, यह तरंग ध्वनि तरंग के समान दिखाई देती है, समान दिखाई देती है। ठीक है, सातवां पॉइंट है आपका। और सातवां पॉइंट कौन सा रहेगा? 6.1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट कंप्लीट करा दिए। सातवां पॉइंट रहेगा यार आपका लास्ट का। लास्ट का कौन सा रहेगा यार? हमने ये भी करा दी, इसकी प्रकृति भी करा दी, और हमें इसका माध्यम भी बता दिया, ठोस, द्रव और गैस में से। तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई पॉइंट नहीं रहा। आपका जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ने आए तो यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ बैठ जाइए। 15 मिनट नहीं बैठा जा रहा आपका, फिर क्या करोगे आप पढ़ के ज़िंदगी में? ठीक है, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है भूकंप, अर्थक्वेक, जो हॉल एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, देगा आपको। यदि आप पर 15-20 मिनट बैठ नहीं जा रहा तो कहनी मना आपसे कोई तैयारी करो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करा रहा हूँ। इतने पॉइंट कोई नहीं कराएगा, पूरे यूट्यूब पर छान मारो। ठीक है, देख लो एक बार ढंग से। हो, इसमें आयाम तो रह गया, आयाम तो इसका रह गया दोस्तों। सातवां पॉइंट को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आयाम और तीव्रता, तीव्रता प्लस में आयाम सबसे कम होता है, सबसे कम। ठीक है, अब सबसे कम क्यों ये दोनों ही होंगे? क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है तीव्रता, इंटेंसिटी डायरेक्ट आयाम के क्या होती है, समानुपातिक होती है। यदि हम समानुपातिक को हटाएंगे, कांस्टेंट आता है यहाँ पर के, तो के ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा यदि हम मतलब आवृत्ति को कम करेंगे, मेरा मतलब तीव्रता को कम करेंगे, इंटेंसिटी को कम करेंगे, तो आपका ए भी कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, हाँ एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं आयाम को एम्पलीट्यूड। ठीक है, यदि हम मेरा मतलब आई बराबर में ए स्क्वायर डायरेक्ट, के को मतलब के समानुपाती है। यदि हम आई को कम करेंगे तो आपका ए भी कम होगा, यदि हम आई को बढ़ाएंगे तो आपका ए भी बढ़ जाएगा। यानी तीव्रता के साथ साथ हमारा आयाम भी बढ़ता है, तीव्रता घटने के साथ साथ हमारा एम्पलीट्यूड भी घटता है। ठीक है, सातवां पॉइंट है ये, लिख लेना। फिजिक्स का है ये, न्यूज समझो, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, क्यों तीव्रता कम? तीव्रता का मतलब आप टाइम से रिलेटेड कीजिए, तीव्रता सबसे कम क्यों है? क्योंकि इतना वेग रफ्तार से 8 किलोमीटर प्रति 80 किलोमीटर प्रति है। हाँ, 80 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है ऐसे, यानी 1 सेकंड में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वेग कितना भयंकर है ये तो भी देखो। ठीक है, पी तरंग हो गई आपकी, यानी प्राइमरी तरंग कंप्लीट। अब आपकी आती है एस तरंग। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, एक बार देख लो और। ठीक है, तो हमारी पी तरंग फिनिश। ठीक है, अब आती है आपकी द्वितीयक तरंग, यानी एस वेव्स। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें माध्यम, ओनली ठोस में से सिर्फ यह तरंगें, यह तरंग ठोस माध्यम से गुजरती है, ठोस माध्यम से। ठीक है, ठोस माध्यम से, ये बता देना, माध्यम से गुजरती है, ठोस माध्यम से गुजरती है। ठीक है, ठोस माध्यम से गुजर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जो सादृश्यता है, दिखने की जो मतलब कैसी दिखाई देती है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है वो भी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति ये होती है आपकी अनुप्रस्थ प्रकार की, अनुप्रस्थ प्रकार,
अनुप्रस्थ प्रकार की, ठीक है। प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ प्रकार की, ठीक है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है ट्रांसवर्स। क्या होता है? ट्रांसवर्स, ठीक है, यानी लंबवत। एक मिनट एक मिनट, लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत, हाँ ठीक है, लंबवत ही होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? कण और तरंगों का जो कंपन होगा वो एक दूसरे के क्या होगा? लंबवत होगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लंबवत होगा। कण और तरंग का कंपन जो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें सेकंड पॉइंट आता है, यानी थर्ड पॉइंट, सादृश्यता, यानी कैसी दिखती हैं ये तरंग प्रकाश तरंग के समान दिखाई देती हैं, यह सादृश्यता, ठीक है। सादृश्यता यानी कैसी दिखती हैं यह तरंग प्रकाश लाइट वेव प्रकाश तरंग के समान दिखाई देती हैं, ठीक है, दिखाई देती हैं, ठीक है। किसके समान? प्रकाश तरंग के समान, ठीक है, ओके। वो ध्वनि तरंग के समान थी, जैसे हम मुंह से बोलेंगे कोई शब्द निकालेंगे तो तुरंत पहुंच जाएगा वो, इतनी स्पीड होती है। और ये प्रकाश तरंग के समान, ठीक है। और वो तीसरी आएगी, वो जल तरंग के समान होगी, और क्या है, ठीक है, ओके। तो इसमें आगे पॉइंट है आपका, ठीक है। तीव्रता की बात करते हैं। तीव्रता क्या होगी? इसमें अधिक होगी, और आयाम आयाम भी अधिक होगा। वैसे मध्यम बता दें, पर यदि तीव्रता अधिक है तो आयाम भी अधिक ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तीव्रता डायरेक्ट एम्पलीट्यूड के, ठीक है, ओके। तो चौथा पॉइंट क्लियर। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर। किस पर आते हैं? पांचवें, ठीक है, पॉइंट पर। ठीक है, ओके। कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब ये यहाँ से विपरीत होगा, ठीक है। तीव्रता जो होगी आपकी, तीव्रता प्लस में आयाम पी तरंग से कम होगा, पी तरंग से कम होगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में से गुजर रही हैं, ठीक है। तो चार पॉइंट क्लियर हो चुके हैं आपके। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट एल वेव्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लव वेव, ठीक है। ये मैंने लिख ही दिया इंग्लिश में। सबसे विनाशकारी होती हैं ये, सबसे विनाशकारी, ठीक है, विनाशकारी तरंग होती हैं ये सबसे, ठीक है। विनाशकारी क्यों होती हैं? क्योंकि ये किसी माध्यम से होकर नहीं गुजरती हैं, और जो इनका टाइम होता है बहुत ही कम होता है, ऐसे आराम आराम से जाती हैं और नुकसान करते करते जाती हैं ये, ठीक है, ठीक है। तीव्रता ले लो आप, दिखने की जो सांद्रता होती है वो जल तरंग के समान दिखाई देती है, जल तरंग के समान, ठीक है, जल तरंग के समान दिखाई देती है, ठीक है। जैसे जल में आप करते ना छप छप छप, तो धीरे धीरे ऐसे मटकते मटकते जाती है ना, वो लहर सी जाती है जो नागिन डांस करते करते, ऐसी उसी प्रकार की जल तरंगों के समान दिखाई देंगी। तो होलल जाएंगी, तो होलल जाएंगी पृथ्वी से होकर, तो नुकसान भी बहुत करेंगे, जल तरंग के समान, ठीक है, ठीक है। और ये जस्ट विपरीत बहुत स्लो स्लो चलती हैं, जो आप देखें फ्रिक्वेंसी ले लो, आयाम ले लो आप, सांद्रता जल तरंग के समान, और प्रकृति इसमें नहीं बताई गई है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है ही नहीं है इन दोनों तरंगों में, ठीक है। तो मैंने आपका टॉपिक कंप्लीट करा दिया है आज का। अब आता है आपका जो भूकंप प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, वो मैंने शुरू में कराना चाहता था, बट कोई दिक्कत नहीं, अब कंप्लीट करा देता हूँ। अगली क्लास में बताएंगे वर्ल्ड प्लस इंडिया भूकंप छाया चित्र, ठीक है, ठीक है। और रिएक्टर रिएक्टर स्केल मापन करते हैं, और मार्क के लिए स्केल स्केल, तो अंक डिसाइड किए जाते हैं जो 1 से लेकर 9 तक के।
2.3 और 2.3 और 3.3 की जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वो विनाशकारी होती है। 6.3 की इतनी होती नहीं है, ठीक है। तो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे उसको, जो आपकी परिप्रशांत मेघला पेटी है। वहाँ पर जितने भी देश हैं, हमारे कंट्री हैं, वहाँ पर ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं, नेपाल में ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं, वो होती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण। वो हम अगली क्लास में करेंगे, अभी नहीं। ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर लाई कर रहे हैं। ये होता है इसका कोर, यानी फोकस, केंद्र। क्या होता है? केंद्र, जिसे हम कहते हैं FOCUS, फोकस। इंग्लिश भी नहीं आती है, ठीक है। यहीं से होती है आपकी भूकंप का निर्माण, ठीक है। यहीं से भूकंप का निर्माण होता है, ठीक है, कोर से। और ये होती है इसका अधिकेंद्र, एपिसेंटर, अधिकेंद्र, जिसे हम कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। यहां पर हमें क्या होता है? भूकंप महसूस होता है, भूकंप महसूस यानी फील होता है। यदि एक केंद्र यहां पर चले जाए तो यहां पर तबाही हो जाएगी। ये होती है पृथ्वी की सरफेस, ठीक है, तभी तो हम महसूस करवाते हैं। सरफेस, ये होती है पृथ्वी की, क्या होती है? सरफेस होती है। क्या होती है? सतह होती है, यानी सरफेस, ठीक है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा भूकंप हम महसूस करते हैं, यहाँ से उत्पन्न होता है, झटके देता है ऊपर, अधिकेंद्र पर जाके हमें फील होता है, हाँ भूकंप आने वाला है। और एक और बात लिख लीजिए, जब भूकंप आता है, जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ती है? कौन सी गैस की मात्रा बढ़ती है? गैस का नाम मैं बता रहा हूँ, वो है आपकी रेडॉन गैस। अब आपको कमेंट में मुझे बताना है, कमेंट में, कि रेडॉन अक्रिय गैस है, मतलब कैसी गैस है ये, अक्रिय है या आधारधूत, जो भी हो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, कैसी गैस है। जब भूकंप आता है ना, उससे पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SSC GD में पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। भूकंप जो आता है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है? वो आती है रेडॉन, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट और क्लास के साथ। आगे आपका रहेगा इंडिया प्लस में वर्ल्ड, भूकंप छाया क्षेत्र या भूकंप विवरण, भूकंप विवरण, ठीक है। और हम पैमाने पढ़ेंगे भूकंप के, ठीक है। तो ये क्लास रहेगी आपकी आगे कल की क्लास, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। यदि क्लास पसंद आई हो तो इसके लिए एक लाइक, और अंगूठे में कुछ नहीं हो रहा, ना दर्द हो रहा, ना दुख होगा, ना पेन होगा, जाकर उसे ठोक दीजिए। कौन सा घंटा होता है वो, घंटा, उस पर बेल आइकन प्रेस कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको चैलेंज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पर 2-3 केस तक पहुँचा दो जितना हो सके, ठीक है। ओके, मैंने भूकंप के बारे में बताया क्या होता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।